हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द एग्जाम इन लाइफ पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं CISF AC LDC एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि पार्ट बी से रिलेटेड है, जिसमें प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का हमारा फोकस्ड एग्जाम है LDC CISF AC 2019 का एग्ज़ाम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकवर फायर आर्म्स फ्रॉम नक्सल्स। इफ़ यू आर गोइंग टू डू सो, सम पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यह काफ़ी मुश्किल होता है कि नक्सल से फायर आर्म्स वापस लिए जाए, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। एसेस द डिस्टेंस बिटवीन द नक्सल्स एंड योर सेल्फ। 1 सेकेंड। ऑब्जर्व द फायर आर्म्स दे आर कैरिंग, तो यह भी हमें करना चाहिए। एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द नक्सल्स, यह भी करना चाहिए। ओपन फायर एज सुन एज यू सी देम, तो यह नहीं करना चाहिए। तो नोट करेक्ट पूछा है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सिक्योर एन आउटपोस्ट इन ए डीप जंगल एरिया, सेवरल पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो अगर हमारा आउटपोस्ट है डीप जंगल एरिया में, तो क्या चीज़ हमें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। बाइनोकुलर एंड नाइट विजन डिवाइस शुड बी अवेलेबल, यह ठीक। कंस्ट्रक्ट फायरिंग ट्रेंच एंड वेपन पिट्स, यह भी ठीक हो जाएगा। देयर शुड बी ओनली वन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एंड इट शुड बी जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न बेसिकली ऐसा पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न। ड्यूरिंग नाइट देयर शुड बी ब्राइट लाइट्स इनसाइड द कैंप, तो यह गलत हो जाएगा। हमसे नोट करेक्ट पूछा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द पेट्रोलिंग पार्टी व्हाइल पेट्रोलिंग इन एन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया। तो जब एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। यूज़ द कच्चा एस्टेब्लिश्ड रोड इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्रॉस कंट्री, तो जो कच्ची सड़कें होती हैं उन पर जाने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अगर हो सके तो, क्योंकि उन पर जो निशान हैं जिनसे ट्रेस किया जा सकता है वो रह जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट ऑन लैंडिंग एट एन इंडियन एयरपोर्ट इज प्रोसीजरली पार्क्ड एट, तो जो हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट होते हैं वह रनवे पर तो पार्क नहीं किए जाएंगे, और एप्रन में जहाँ पे जहाज खड़े किए जाते हैं प्लेन, वहाँ पर भी नहीं होगा, वे आइसोलेशन बे में पार्क किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज आर रिगार्डेड एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन से सेक्टर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बहुत जरूरी होता है देश के लिए, देश की ग्रोथ के लिए। तो एविएशन सेक्टर, पावर सेक्टर, एटॉमिक सेक्टर, तो तीनों ही काफ़ी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ एयरलाइंस एट स्मॉलर एयरपोर्ट्स, तो स्मॉलर जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं उन पर एयरलाइंस की सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टेक्निकली एयरलाइंस इंजीनियर, एयरपोर्ट डायरेक्टर। एयरपोर्ट डायरेक्टर ओवरऑल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और फंक्शनिंग देखेगा, वह एयरलाइंस की सिक्योरिटी ओनली किसी और को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट करके रखेगा। और ASG कंट्रोल रूम इंचार्ज, कंट्रोल रूम इंचार्ज भी देखते हैं, वो सर्विलेंस करते हैं बेसिकली। स्टेशन मास्टर ऑफ कंसर्न एयरलाइंस, तो हर एयरलाइंस का स्टेशन मैनेजर होता है जो उस एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की सिक्योरिटी को देखते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन स्टैंडर्ड, व्हाट इज द मिनिमम पिक्सल काउंट दैट एन एक्सरे मशीन एट द स्क्रीनिंग शुड बी एबल टू प्रोड्यूस। तो यह 2019 का सवाल है, तो 1024x768 यह पिक्सल काउंट हुआ करता था एक्सरे मशीन्स का, लेकिन 25 मई 2021 को यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स BCAS द्वारा अमेंड किए गए, और अभी करंट जो पिक्सल काउंट है वह 1920x1200, जो कि इससे बेहतर रिजोल्यूशन है, HD रिजोल्यूशन है। अभी एक्सरे मशीन का पिक्सल काउंट 1920x1200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेटोनेटर इज यूज्ड, तो बेसिकली IED में एक कंपोनेंट डेटोनेटर होता है, और वह किस लिए यूज़ किया जाता है, यह सवाल है। एज द मेन मैकेनिज्म इन द बॉम्ब, एज ऑप्शनल डिवाइस टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द एक्सप्लोजन, टू इनिशिएट द मेन चार्ज। तो डेटोनेटर का यूज होता है टू इनिशिएट द मेन चार्ज, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ TNT। TNT होता है हाई एक्सप्लोसिव, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, और यह एक सॉलिड सब्सटेंस है, थोड़ा येलोइश कलर का होता है और क्रिस्टल सॉलिड होता है, और ऑर्डरलेस है, कोई इसकी अपनी महक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटोन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स। वेपन, यह गलत होगा। डेंजरस आर्टिकल, यह भी गलत होगा। कीटोन्स बेसिकली डेंजरस सब्सटेंस होते हैं, और कीटोन की बहुत सारी वैराइटीज होती है मिथाइल इथाइल कीटोन, ये फ्लेमेबल होते हैं, और बेसिकली यह डेंजरस सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्काई मार्शल ट्रैवलिंग ऑन एन एयरक्राफ्ट इज रिक्वायर्ड टू बी चेक बाय द सिक्योरिटी पर्सनल, तो स्काई मार्शल के कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा सकते हैं सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा। तो वेपन ऑथराइजेशन पेपर इशूड बाय BCAS, तो यह सही जवाब होगा। जो वेपन होता है उनके पास में, उस वेपन को ऑथराइजेशन करने के लिए एक पेपर इशू करती है BCAS। स्काई मार्शल बेसिकली NSG प्रोवाइड करती है,
और जो उसकी गाइडलाइंस है, जो प्रोसीजरल जो फॉर्म लेआउट है, वह BCS प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हु इज ऑथराइज टू कैरी लोडेड वेपन ड्यूरिंग फ्लाइट। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया, स्काई मार्शल ऑथराइज होते हैं और सिक्योरिटी पर्सनल द्वारा यह चेक किया जाता है कि ऑथराइजेशन पेपर और यह ऑथराइजेशन BCAS देते हैं और स्काई मार्शल होते हैं NSG से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेस कंट्रोल टू एन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पर एक्सेस कंट्रोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, BCAS स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं और एयरपोर्ट ऑपरेटर नहीं, APSU और ASG। ASG होती है एविएशन सिक्योरिटी गार्ड और APSU एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट। तो ये लोग एक्सेस कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए मेथड ऑफ सर्च फॉर क्लूज एट सीन ऑफ क्राइम। तो यह इनमें से कौन सा मेथड नहीं होगा किसी सीन ऑफ क्राइम पर सर्च करने के लिए? तो स्पाइरल मेथड होगा। स्पाइरल मेथड बेसिकली ऐसा होता है, स्पाइरल, तो स्पाइरल मेथड होगा, व्हील मेथड, स्ट्रिप मेथड यह भी होगा। क्रिस क्रॉस मेथड नहीं होगा, क्रिस क्रॉस ऐसा जिग-जैग टाइप। तो हमारा ऑप्शन डी जवाब यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस इज एन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, जुडिशियल एंड करेक्शनल सर्विस ऑफिसर। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस है, वह बेसिकली दोनों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस 1972 में इस्टेब्लिश किए गए थे और यह BPRND के अंडर इस्टेब्लिश किए गए थे, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, और 2000 में इन्हें INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का स्टेटस दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एनी एयरक्राफ्ट स्काई मार्शल ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल गिवन बाय। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, अभी में यह तीसरा क्वेश्चन है स्काई मार्शल से रिलेटेड, और BCAS प्रोवाइड करते हैं शेड्यूल्स स्काई मार्शल्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स सीज्ड ड्यूरिंग सर्च ऑफ एन एयरलाइन पैसेंजर। तो किसी एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर है उनसे जो आइटम सीज किए जाते हैं उनको डिस्पोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो BCAS बेसिकली स्टैंडर्ड गाइडलाइंस सेट करते हैं एयरपोर्ट पर, और यह ASG और APSG बेसिकली एक्सेस कंट्रोल के लिए होते हैं। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर होते हैं जो सीज्ड आइटम को डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीगल पावर्स हैज बीन कन्फर्ड ऑन CSF डिप्लॉयड एट एन अंडरटेकिंग व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए प्रोहिबिटेड पैलेस। तो CSF को कौन सी जो पावर्स है वो कन्फर्ड है किसी अंडरटेकिंग में? पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। तो यह बिल्कुल सही है कि किसी भी प्रोहिबिटेड पैलेस में, किसी अंडरटेकिंग में जहाँ पे CSF इंडक्ट है, डिप्लॉयड है, तो वहाँ पे उन्हें अरेस्ट करने का पावर होता है विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट और विदाउट एनी वारंट। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, पावर ऑफ अरेस्ट ओनली विद एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट। ओनली वर्ड इसे गलत करता है, और जब भी UPSC में कहीं किसी ऑप्शंस में आपको ओनली दिखाई दे तो एक बार दोबारा उस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, क्योंकि ओनली देखा गया है कि मोस्टली क्वेश्चंस में मतलब गलत होते हैं ओनली, तो इन्हें रीचेक करने की जरूरत है इस वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग ए फायर इन ए बिल्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन बाय CSF। तो किसी बिल्डिंग में अगर आग लगी है तो क्या चीज़ है जो CSF को नहीं करनी चाहिए? टू रेस्क्यू ए पर्सन ट्रैप्ड इनसाइड द बिल्डिंग। तो यह तो करना चाहिए, मोरल ग्राउंड पर भी करना चाहिए कि अगर कोई इंसान आग में फंसा हुआ है तो उसको हेल्प तो करनी चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए। टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ फायर, यह भी करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि फायर को स्टॉप किया जाए। टू कॉल द फायर ब्रिगेड एंड हेल्प द, यह भी करना चाहिए। टू स्टार्ट रजिस्टरिंग FIR एट वंस, तो यह गलत हो जाएगा। एक तो CSF ऐसे FIR नहीं करा सकते रजिस्टर, और जब आग लगी है तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि पहले सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पायलट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड। तो जो ऑपरेशन और सेफ्टी फ्लाइट की पायलट इन कमांड हैंडल करते हैं, और यहाँ पायलट इन फ्लाइट बेसिकली होते हैं डायरेक्शन देने के लिए फ्लाइट को। ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो पायलट इन कमांड हैंडल करते हैं, और फ्लाइट कमांडर बेसिकली आर्मी से रिलेटेड वर्ड है, आर्मी वगैरह में होते हैं ये फायर कमांडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पैसेंजर हु हैज चेक्ड इन बट नॉट रिपोर्टेड टू बोर्ड द फ्लाइट इज कॉल्ड। एक पैसेंजर जिन्होंने एयरपोर्ट में चेक इन कर दिया लेकिन फ्लाइट पर बोर्ड होने के लिए नहीं पहुंचे, तो ऐसे पैसेंजर को गेट 900 कहा जाता है। और कैंसिल पैसेंजर बेसिकली वो होते हैं जिनको फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो यह 2 वीक्स का पीरियड होता है जिससे पहले उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कैंसिल पैसेंजर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई एक्सप्लोसिव। तो हम सभी जानते हैं और मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं PYQs में कि TNT हाई एक्सप्लोसिव होता है, और अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया इसका येलो कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है और क्रिस्टल सॉलिड होता है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि TNT से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट हर साल अभी तक पूछा जा रहा है। और PETN यह भी हाई एक्सप्लोसिव होगा, और PE के भी हाई एक्सप्लोसिव होगा। यह बेसिकली प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कैटेगरी में आते हैं और हाई एक्सप्लोसिव होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल्डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ एडिड पोल्स एज अप्लाइड टू द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923
ए वर्कमैन कांट होल्ड हिज एम्प्लॉयर लायबल फॉर द रिस्क इफ एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट द एम्प्लॉय। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है CSFLDC के लिए, और यह 2009 में इसको कर दिया गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, और जो कि अभी नए रिवाइज्ड सिलेबस में भी मेंशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो यह क्वेश्चन जरूरी हो जाते हैं ऐसे PYQ यूज़ करना। तो एडिट पल्स जो कि यहाँ पे टर्म यूज़ किया है, तो यह बेसिकली होता है अंडरटेक टू डू समथिंग विच द एम्प्लॉय इज नॉट ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड टू डू एंड इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा डेंजर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा कि जो एम्प्लॉयर होते हैं वह लायबल नहीं होंगे अगर किसी एक्सीडेंट में किसी के साथ कुछ होता है तो, और अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, कुछ डेंजर सिचुएशन है और किसी एम्प्लॉयर द्वारा किसी एम्प्लॉय को कहा जाता है वह काम करने के लिए, तो एम्प्लॉय ऑर्डिनरी जो है मना कर दे, तो उसके लिए जो वह नॉर्मली नहीं करते तो वह वर्कमैन एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं कर सकते उस रिस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ CSF इन एन अंडरटेकिंग द कंसर्न अंडरटेकिंग इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। तो यह 3 महीने का होता है, 3 महीने का जो अमाउंट है, जो बिलिंग है, वह रिक्वायर्ड होती है, डिपॉजिट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए सोर्स ऑफ ए क्लास फायर। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ए क्लास फायर में बेसिकली नेचुरल जो स्टफ होता है जलाने के लिए वह होता है, और वुड, पेपर, जूट नेचुरल स्टफ है, स्टेनलेस स्टील। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स इज रिलेवेंट व्हेन इट इज रिलेटेड टू। तो एविडेंस एक्ट के तहत में ऑप्शन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स कब रिलेवेंट होता है? तो फॉरेन लॉज और साइंस और आर्ट और एज एन टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस। तो जब भी बेसिकली ऐसा कुछ होता है कि जजेस को कंप्लीट नॉलेज नहीं होता तो वह एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं, जैसे फोरेंसिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इकोनॉमिक भी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू द प्रोविडेंट फंड विल बी 10% ऑफ बेसिक वेजेस ओनली। तो यह नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ओनली जो वर्ड है कि एम्प्लॉयर ओनली बेसिक वेजेस का 10% देगा। यहाँ यह सही होगा कि द कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू द प्रोविडेंट फंड विल बी 10% ऑफ बेसिक वेजेस, DA एंड रिटेनिंग अलाउंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अप्लाई टू द हाई कोर्ट to set aside a declaration of state government under section 95 of the Code of Criminal Procedure 1973 to forfeit any newspaper। तो हाई कोर्ट में ऐसा कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है वह अप्लाई कर सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह न्यूज़पेपर को फॉरफिट करे, सीज करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is a driver of a van carries cash to refill ATMs of a bank. B is security personnel and authorized to refill that cash in ATMs. At a red light, when B steps down to ease himself, A on the pretext of taking turn runaways with the cash van. At which of the following point the commission of theft completed? तो जैसे ही वह डिसऑनेस्ट इंटेंशन से गाड़ी को किसी भी तरफ टर्न करेगा तो तभी वह थेफ्ट कमिटेड हो जाएगा। तो when A turns the vehicle in a direction other than the predetermined route। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट गिवन अंडर द वर्कमैन। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 से। क्लेम कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द वर्कमैन अराइजिंग आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कंपनसेशन को क्लेम करने के लिए मैक्सिमम टाइम क्या है? तो यह 2 साल का टाइम होता है, 2 साल के अंदर में कंपनसेशन को क्लेम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स इज नॉट ऑथराइज्ड टू डिस्पेंस एन अनलॉफुल असेंबली बाय द यूज ऑफ सिविल फोर्स। तो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पेंस करने के लिए सिविल फोर्स अप्लाई करके कौन ऑफिसर ऑथराइज नहीं है? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इंचार्ज, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सर्जेंट। तो यह हमारा सही जवाब होगा कि कांस्टेबल्स जो है किसी पुलिस स्टेशन में वह ऑथराइज नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फाइंड्स ए रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन जेड्स हाउस। ए डिसऑनेस्टली रिमूव्स द रिंग। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। यह थेफ्ट का कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर थेफ्ट कमिटेड बाय क्लर्क और सर्वेंट और प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। तो यह पनिशमेंट होती है 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट और फाइन। तो बेसिकली यह क्वेश्चंस इसलिए कराए जा रहे हैं कि जो थेफ्ट रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वह अभी जो नए एक्ट्स हैं उनमें भी सर्च करने हैं और उनकी ये डायमेंशंस कि किस चीज़ को थेफ्ट कंसीडर करेंगे, जैसे डिसऑनेस्टली रिमूव, बिलोंगिंग टू एंड और कितना प्लेसमेंट होगा। तो ये डायमेंशन जो है अभी नए एक्ट्स में भी सर्च करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस। तो यह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गए, ऐसे ऑफेंस जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय एनथ्रस्टिंग
by thrusting his hand into Z pocket. A fails in attempt to consequences of Z having nothing in the pocket. A is guilty of. A is guilty of attempt to commit theft. A ने कोशिश किया Z के पॉकेट में हाथ दिया लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, बट यह भी थेफ्ट कमिट करने का अटेम्प्ट माना जाएगा। तो थेफ्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड अंडर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 आर टू बी अपॉइंटेड बाय। तो जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? और अभी यह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अभी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट सिलेबस का पार्ट है, लेकिन फिर 20 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूं कि कितना इजी कभी कभी ऑप्शन सेट करता है यूपीएससी। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल बोर्ड एक सेंट्रल का बॉडी है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके चेयरमैन को तो नियुक्त नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यह उल्टा होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट तो शायद कुछ बात बनती, लेकिन सेंट्रल बॉडी है वैसे स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, अब चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड का और कमिश्नर तो उसके अंडर में काम करेंगे, तो वह तो कैसे अपॉइंट करेंगे? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide। तो यह क्लियरली सवाल में ही मेंशन कर दिया है कि ग्रेव प्रोवोकेशन के दौरान A ने Z को पे अटैक किया और कल्पेबल होमिसाइड कंसीडर किया जाएगा किलिंग ऑफ Z। B having ill will towards Z and intending to kill them and not having been subject to provocation। और उसे प्रोवोक भी नहीं किया है, इंटेंशन है उसका इल विल। तो अभी देखते हैं बोथ गिल्टी ऑफ मर्डर, नहीं, बोथ एंड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल, यह भी नहीं होगा। ए इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी निसा इज लोकेटेड इन। तो सभी जानते हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर रहे होंगे और सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग निसा हैदराबाद में कराया जाता है और काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है सीएसएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू बेसिकली होता है वह फैक्ट जो एक पार्टी अफर्म करती है और दूसरा डिनाई करती है, तो वह इशू हो जाता है फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, ए इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग मर्डर। ए ने जेड को खाना नहीं दिया, उसकी पिटाई की, जेड की डेथ हो गई, तो यह मर्डर होगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाय पॉइजन परचेजेस पॉइजन एंड मिक्स द सेम विद फूड which he delivers to Jed's servant to place it on Jed's table. A is guilty of attempt to commit murder। अटेम्प्ट टू इसीलिए होगा कि सारा प्रोसेस हुआ है, लेकिन अभी इन्होंने लास्ट में ये नहीं कहा कि जेड ने वह खाना खाया या नहीं, तो यह अटेम्प्ट हो जाएगा ए की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड क्या नहीं है, तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि एविडेंस एक्ट अभी चेंज हो चुके हैं। बेसिकली यह क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सर्च किया जा सके, क्योंकि यह यूपीएससी ने पूछा है और यह डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो कि इनको अमेंड करके बनाया गया है उसमें सर्च करना है कि ये कहाँ पे रिलेटेड होगी। तो यह सेक्शन 62 और 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभी डील किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज समन्ड बाय कोर्ट टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू हिज एग्जामिनेशन। ए बिकेम्स ए विटनेस इन द केस, नहीं, हम या कोर्ट जिससे भी प्रोड्यूस करने के लिए कह रही है कोई पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो वह विटनेस होगा, ऐसा नहीं है। ये तो वह क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट किसी को कोई पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहता है तो वह मान के चलता है कि वह पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट उसके पास है, तो वह फिर उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेकर आए, वो मान के चलता है कि उसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग विटनेस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट करेक्ट। तो यह भी चेंज हो चुके हैं और नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, इसका सही हो जाएगा। ए डम्प विटनेस में गिव और विटनेस ओनली इन राइटिंग विच में भी अमाउंट टू ओवरऑल विटनेस। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डम्प विटनेस होते हैं या ऐसे विटनेस होते हैं कि जो बोल के नहीं बता सकते, तो वह राइटिंग में भी दे सकते हैं और साइन लैंग्वेज का यूज करके भी बता सकते हैं, और यह ओपन कोर्ट में होना चाहिए। अगर वो लिख के भी देते हैं तो ओपन कोर्ट में लिखेंगे, तब अपना इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू एडमिशन। तो एडमिशन बेसिकली बहुत ब्रॉड टर्म होती है एडमिशन, जिसमें कि एक केस से रिलेटेड सभी चीज़ें जो उसमें एडमिट की गई है जो वह सारी चीज़ें आ जाएगी, और कन्फेशन होता है जो एक्यूज्ड है वह कन्फेस करता है, तो वह एक पार्ट हो जाएगा एडमिशन का, क्योंकि एडमिट तो विटनेस भी करते हैं, एक्यूज्ड भी करता है, पेटिशनर भी करता है, तो एडमिशन सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं होंगे, तो हमारा यह नॉट करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन सभी जो कन्फेशंस हैं जो एक्यूज्ड
जो कन्फेस करता है वह सभी एडमिशन हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स रूल्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट एन अरेस्ट एज लॉन्ग एज सच फोर्स इज मिनिमम रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो यह करेक्ट है कि सीएसएफ का पर्सनल मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स के यूज कर सकता है और अरेस्ट करने के लिए। द मेंबर ऑफ द फोर्स मेकिंग एन अरेस्ट में ऑल्सो सर्च द पर्सन सो अरेस्टेड बट ओनली इफ दैट पर्सन वॉलंटियर्स टू बी सर्च्ड सो एज टू प्रिवेंट एलिगेशंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यह गलत हो जाएगा कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसी से पूछा जाए कि उसे सर्च किया जाए या ना किया जाए और फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ सीएसएफ। तो मिनिस्ट्रियल ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, फायर ब्रांच है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच सीएसएफ का नहीं है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस रेंडर्ड बाय द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो कौन सी सर्विसेज कंसल्टेंसी सर्विसेज में नहीं आएगी? स्टडी द इंडस्ट्रियल, स्टडी, प्रिपेयरिंग, प्लानिंग, यह टेक्निकल जो कंसल्टेंसी सर्विस है उनमें आएगी, लेकिन प्रोक्योरमेंट ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट यह नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोड। तो कल हमसे पूछा गया था कि लेबर कोड के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और हमारा सही जवाब था ही इज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस इन ग्रेड 3rd। लेकिन आज हमसे पूछा है कि इन एलिजिबल कौन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोड बनने के लिए। तो ही इज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो यह इन ऑप्शंस से अगर देखें तो जो 15 ईयर्स का प्रैक्टिस किया हुआ लॉयर है वह इन एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि लेबर कोड के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए ये फुलफिल होना जरूरी है कंडीशंस कि वह एक जज हो हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट जज हो जिसने 3 साल का प्रैक्टिस किया हो, और लीगल सर्विस के ग्रेड 3rd में 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल मेंबर्स ऑफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी इज नॉट एक्सीडेड। तो जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होती है किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 6 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ द नोशनल एक्सटेंशन इज एप्लीकेबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। तो नोशनल जो एक्सटेंशन है वह वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में मेंशन है और उसी से एप्लीकेबल है। और यहाँ एक और बात देखने वाली होती है कि जो एक्ट्स दिए हुए हैं और उनमें से जो एक्ट्स हमारे सिलेबस में हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हमें नहीं पता है तो वह रिलेट करेगा उस एक्ट से जो हमारे सिलेबस में है। तो जैसे यह सिलेबस में नहीं है तो बेसिकली ये आंसर नहीं होते। यह हर सिचुएशन में ट्रू हो ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है कि जो हमारे सिलेबस में है वो एक्ट सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स ए रेवेन्यू ऑफिसर इज एंट्रस्टेड विद पब्लिक मनी एंड इज डायरेक्टेड बाय लॉ टू डिपॉजिट द मनी इनटू सर्टेन ट्रेजरी एक्स डिसऑनेस्टी। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा कि अगर कोई हमारे पोजीशन में कोई मनी है और वह डिसऑनेस्टली हम अप्रोप्रिएट्स करते हैं मनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कन्फेशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज करेक्ट। तो बेसिकली यह क्वेश्चन इसलिए नहीं कि हम इसे देखेंगे इसका क्या सही जवाब होगा, यह है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है चेंज हो गए और अभी हम जो ये डायमेंशन है कि कन्फेशन, तो हम ये सर्च करें, हम इन डायमेंशंस को ध्यान रखें कि PYQs में किन डायमेंशंस को पूछा गया है, क्योंकि हो सकता है यह अब नए एक्ट्स में पूछी जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 कंसिस्ट ऑफ। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए चेयरमैन एंड 2 और 4 अदर मेंबर्स। तो जैसा कि हमने बताया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अभी भी हमारे सिलेबस में है और PYQs में यह पूछा जा चुका है कि द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में कौन कौन कंसिस्ट करता है बोर्ड में। तो यह एक इंडिकेशन भी है, एक मार्क है, और अब आगे के जो नेक्स्ट ईयर्स हो गए उसमें यह और डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में जो 2 और 4 मेंबर्स हैं वो किस रैंक के होते हैं, किन बॉडीज से लिए जाते हैं, तो यह आगे की जो फर्दर डेप्थ की जो डायमेंशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ CSF मेंबर ऑफ फोर्स। तो CSF मेंबर ऑफ फोर्स के सस्पेंशन से रिलेटेड नोट करेक्ट पूछा है, एनरोल्ड मेंबर ऑफ फोर्स इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन इफ ही सी इज डिटेन्ड इन कस्टडी वेदर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज फॉर ए पीरियड ऑफ 48 आवर्स। तो यह तो सही जवाब हो जाएगा। An order of suspension made or deemed to have been made continues to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent। यह भी सही होगा। An order of suspension made or deemed to have been made can be modified or revoked at any time by any authority to which the authority who had issued the order of suspension is subordinate। यह भी तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा, क्योंकि हमसे नोट करेक्ट पूछा है। तो an enrolled member can't be kept under suspension for more than 180 days। तो यह गलत जवाब होगा, 180 डेज से ज़्यादा भी सस्पेंड किया जा सकता है एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को। यह डिपेंड करता है इंक्वायरी और अथॉरिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द CSF एक्ट 1968 इन रिलेशन टू अरेस्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ द फोर्स।
तो फोर्स के मेंबर जो अरेस्ट करते हैं उनसे रिलेटेड सीएसएफ एक्ट एंड रूल में क्या प्रोसीजर है। तो कैप द डिटेनी इन कस्टडी फॉर नॉट मोर देन 48 आवर्स, प्राइमा फेसिया नो क्रिमिनल केसेस इज मेड अगेंस्ट द डिटेंटी, लॉज एफआईआर विद द लोकल पुलिस इफ प्राइमा फेसिया क्रिमिनल केस इज मेड आउट अगेंस्ट द डिटेंटी, hand over the detentee to the chief security officer of the industrial establishment concerned for such action as deemed fit। तो इंडस्ट्रियल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हम हैंड ओवर करेंगे, यह तो गलत होता है और हम यह डिस्कस भी कर चुके हैं। हैंड ओवर द डिटेंटी टू ए पुलिस ऑफिसर और हैव हिम हर टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। तो यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अगर सीएसएफ ने किसी को डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, तो वह विदाउट अननेसेसरी डिले उसे पुलिस को हैंड ओवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएसएफ वाज क्रिएटेड, तो यह है सीआईएसएफ एक्ट 1968 अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट की गई थी। तो आज का हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा और मुझे उम्मीद है आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा और यह आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 के PYQs पार्ट बी से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच।